अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज़ादी मार्च मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है और जलसा गाह की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उनके इस्तकबाल के लिए इस्लामाबाद H9 के ग्राउंड में अवामी नेशनल पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और कारकुनान पहले से पहुंच चुके हैं। आज एक तनाज़ा भी खड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। उसकी क्या वजूहात थी, क्या नून लीग जिम्मेदार है उसकी, वो मामला भी आपके सामने रखेंगे। मगर इस वक्त नून लीग के रहनुमा, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सब पिंडाल पहुंच चुके हैं और मौलाना फजल रहमान का इंतजार किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का काफिला 5 दिन के सफर के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए और जलसे करते हुए इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। पिंडाल में इस वक्त क्या माहौल है, हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वक़ार सत्ती मौजूद हैं। इसके अलावा मौलाना का काफिला कहाँ पहुंचा है, मौलाना के क्या इरादे हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान उनके साथ मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे। पहले वक़ार सत्ती, आप बताइएगा इस वक्त पिंडाल में क्या माहौल है, क्या मौलाना का इंतजार हो रहा है और दूसरी जमातों की तरफ से भी आज फाइनली शिरकत है? पिंडाल में नजर आ रहे हैं कारकुनान और लीडरान। शाहजेब, आज सुबह से यहाँ पर लोगों की जो आमद का सिलसिला था वो अब अपने उरूज पर पहुँचता जा रहा है और कान पड़ती आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही। हर तरफ हद निगाह लोगों के सर ही सर हैं, लोग ही लोग हैं और मुख्तलिफ तकारीर यहाँ पर हो रही हैं। बहुत बड़े बड़े जो काफिले थे वो आए मुख्तलिफ सियासी जमातों के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बिलखुसूस अवामी नेशनल पार्टी का एक बहुत बड़ा वो काफिला था। असफंजार वली जिसको लीड कर रहे थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा और जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो आपको आवाज़ अगर आ रही होगी तो इस वक्त JUI के अपने लोगों को चार्ज कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। मौलाना फजल रहमान का जो काफिला है यहाँ से चंद किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर हार्डली दूर होगा और जो ये पिंडाल था 100 एकड़ की जो जगह थी, मैं देख पा रहा हूँ कितना हद निगाह लोग ही लोग हैं। इनको काउंट करना वो मुमकिन नहीं है, लेकिन जब वो लोग इनमें वो शामिल होंगे और KPK के जो लोग हैं वो भी अब आना शुरू हो गए हैं तो ये जो तादाद है इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये इससे डबल हो जाएगी। और इसमें एक अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तकरीर की मुख्तलिफ सियासी बातों की, लेकिन जैसे ही मौलाना फजल रहमान यहाँ पर आएंगे उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी ये इत्तलात हैं कि वो भी यहाँ पर आएंगे और वो भी आवाम से खिताब करेंगे। इंतज़ामिया का ये कहना है कि आज बाकायदा किसी किस्म का कोई जलसा नहीं होगा। कल बरोज़ जुमा, नमाज जुमा के बाद बाकायदा यहाँ पर। मगर वकार ये बताइएगा कि क्या मौलाना के जो कारकुनान मौलाना के साथ आ रहे हैं या फिर जो वैसे आ गए हैं उनका जोश तो जाहिर है क्योंकि मौलाना फजल रहमान का इवेंट है ये, मगर क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के जो कारकुनान और रहनुमा हैं वो भी क्या पुरजोश हैं या फिर वो बस आ गए हैं क्योंकि लाए गए हैं लीडरान की तरफ से? शाहजेब, तमाम सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं इंतहाई मैच्योर और इंतहाई समझदार वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो एक नारा लगता है वो ANP के उससे कंटेनर से लगे या JUI से लगे, सब उसका वो यक ज़ुबान होकर उसका वो जवाब देते हैं और इंतहाई गुस्से में है ये कारकुन जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका मकसद लगता है कि एक है और यक ज़ुबान होकर अपना एक ही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और वो वही मौक़िफ़ है जो मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है। ये बताएगा कि लीडरान में तो नज़र आया कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई आज, क्या कारकुनान में भी वो है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान, नून लीग के कारकुनान, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान, इनमें भी आपस में कोई फ्रिक्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग आपको वो नज़र आती है, उस तरीके से गिले नज़र आते हैं या वो मामला सिर्फ क़यादत की हद तक है? नहीं शाहजेब, यहाँ पर इस पंडाल में अभी तक ताहाल ऐसा कोई मिसहैप नहीं हुआ। आपको अगर ये जो फुटेज हम दिखा रहे हैं इसमें आप देखें तो इसमें आपको हर सियासी जमात का वो झंडा नजर आएगा। लोग कंधे के साथ कंधा मिला के वो खड़े हैं और जिन लोगों की आपस में कोई नाराजगी या दूरियां थी एक ही शहर में रहते हुए, इसके बावजूद वो साथ आए। मैंने कई गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं कि एक ही गाड़ी पे ANP के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं और मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं। लोग सारे मुत्तहिद होकर एक वो मकसद के लिए एक आवाज़ बनकर यहाँ पर आए हैं और मौलाना फजल रहमान जो ऐलान करने जा रहे हैं उसके बारे में उसको सुनने के लिए बेताब हैं वो।
लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान क्या ऐलान करेंगे। अपोजिशन का आज़ादी मार्च अपने उरूज पर है और ये जो आखिरी सवाल हमने किया कि क्या कारकुनान में भी कोई फासला या मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आती है, उसका एक बैकग्राउंड है। वकार सती, बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ मैं दोबारा भी आऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कि कुछ देर बाद पिंडाल की क्या सूरत हाल है। अहमद सुबहान की तरफ हम जाएंगे जो कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के कंटेनर के साथ मौजूद हैं। आज मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मरकजी काफिला मंजिल के करीब है, मगर हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक के अहम मरहले में अपोजिशन जमातें कन्फ्यूजन और गलत फहमी का शिकार आज नजर आईं और ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी आज जलसे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले अभी पहुंच रहे हैं। नून लीग ने कल जलसे का ऐलान कर दिया। गलत फहमी और कन्फ्यूजन अचानक आज दोपहर और शाम में पैदा हुई और नजर आया कि बाकायदा तौर पर अपोजिशन जमातों में राब्तों का फुकदान है। जलसे से मुतालिक मुतजाद बयानात सामने आए। ये सब कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ ऐसे वक्त में पैदा हुई जब पहले ही से मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात ना होने की वजह से नून लीग के पीछे हटने का तासुर पैदा हुआ। मौलाना फजल रहमान लाहौर आए, शहबाज शरीफ उनसे नहीं मिले। नून लीग के बड़े बड़े रहनुमाओं ने मौलाना का इस्तकबाल नहीं किया, ना ही उनके साथ स्टेज शेयर किया। तो फिर ये तासुर उभरा, कयासराइयाँ की गई कि क्या नून लीग मौलाना फजल रहमान के मार्च से पीछे हट रही है। इस सारी सूरत हाल में आज दोपहर 3:30 बजे के करीब नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने का बयान सामने आया कि वो कल होगा, जिसके बाद अपोजिशन जमातों के रद्द अमल का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि ट्रेन हादसे की वजह से आज़ादी मार्च का आज का जलसा कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उनका कहना था कि अपोजिशन ने आज़ादी मार्च का जलसा मुश्तरका तौर पर मुलतवी किया है। मरियम औरंगजेब के बयान के बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने तकरीबन 3:10 पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और वाज़ेह किया कि जलसा मुलतवी करने का फैसला अपोजिशन जमातों और जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है और इस बारे में तमाम जमातों के, तमाम अपोजिशन जमातों के रहबर कमेटी के अरकान से टेलीफोन पर राबता किया गया था। एहसन इकबाल साहब ने यह बयान दे दिया, मगर फिर नजर आया कि अपोजिशन जमातों से एहसन इकबाल साहब के दावे के मुताबिक राबता शायद नहीं किया गया था, क्योंकि दूसरी जमातें इससे लाइल्मी का इजहार करते ही नजर आई। सबसे पहले 3:30 बजे के करीब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि जलसा मुलतवी करना नून लीग का प्रोपेगेंडा है। नून लीग बेशक ना आए, जलसा आज ही होगा। असफंदियार वली खिताब करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रद्द-ए-अमल के कुछ देर बाद तकरीबन 4 बजे के करीब गुजर खान से इस्लामाबाद के लिए निकलते हुए मौलाना फजल रहमान ने भी इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक पैदा होने वाली कन्फ्यूजन का जिक्र तो किया, मगर इस बारे में उन्होंने कोई वाज़ेह बात नहीं की। मगर उनका कहना था कि आज़ादी मार्च में जलसा भी है और धरना भी है। अब ये अजीब सी कंफ्यूजन मीडिया में भी पैदा की जा रही है कि जलसा है और जलसा नहीं है, आज़ादी मार्च है, इस्लामाबाद में भी ये मार्च ही रहेगा और उसमें जलसा भी है। मार्च के अंदर जलसा भी है, मार्च के अंदर धरना भी है, मार्च के अंदर सब कुछ है। हमने मिलकर इस्लामाबाद में दाखिल होना है। आज़ादी मार्च वहाँ पर पड़ाव डालेगा और उसका शेड्यूल मौका ब मौका आपको दिया जाता रहेगा। उसके मुताबिक पाकिस्तान की कौमी सियासी क़यादत भी उसमें शरीक होती रहेगी। मौलाना ने यह ऐलान किया। फिर 5:20 पर अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली की क़यादत में जुलूस इस्लामाबाद में जलसे के मकाम पर पहुंच गया, जहां न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जलसा मुलतवी करने के लिए रहबर कमेटी से कोई मुशावरत नहीं की गई। वो रहबर कमेटी के फैसले के मुताबिक आज के जलसे के लिए पहुंच गए हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि अपोजिशन की रहबर कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है। असफंदियार वली साहब पहुंच गए पिंडाल में और उन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने नहीं बताया। रहबर कमेटी के रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। रहबर कमेटी का आखिरी फैसला जो था आज के जलसे का, उसके बाद किसी ने कोई तब्दीली की इत्तला हमें नहीं दी। और इत्तला देखिए, अब मैं पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ को डिक्टेट तो नहीं कर सकता। आपने ये रहबर कमेटी बनाई किस लिए? उसी ने फैसले करने थे, उसने फैसले किए। हम उस फैसले के मद्देनज़र यहाँ पे पहुँचे। ये रहबर कमेटी के हमारे मेंबर बैठे हैं, किसी का इनसे राबता नहीं हुआ। हम पहुँच गए हैं। जुलूस तो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देख लिया होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है, लोग काफ़ी हैं। हम अपना जलसा कर लेंगे
वो जब भी चाहें अपना जलसा कर लें। अवामी नेशनल पार्टी ने आज ही जलसा करने का ऐलान किया और फिर इसी दौरान बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोकर का बयान भी आ गया, जिसमें उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की दावत पर 31 अक्टूबर का दिन अपने लिए फ्री रखा था और शेड्यूल के मुताबिक वो आज ही जलसे से खिताब करेंगे। ये कन्फ्यूजन नजर आती रही और फिर मौलाना फजल रहमान कल भी इस हवाले से शिकायत कर चुके थे कि कुछ लोगों ने अगर शिरकत नहीं की तो उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। ये तासुर मजीद मजबूत होने लगा कि क्या नून लीग की तरफ से आज जलसे के प्लान के हवाले से उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। फिर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ सामने आया कि हमारे कारकुनान तो वैसे ही आज रात गए पहुंचेंगे, इसलिए जलसा कल ही मुमकिन है, जुम्मे की नमाज के बाद होगा और तो ये मामला कल ही हो पाएगा। ये सारी कन्फ्यूजन हुई कैसे? हमारे साथ अकरम दुरानी साहब मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, सरबरा रहबर कमेटी फरतुल्लाह बाबर साहब मौजूद हैं, रुकन रहबर कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे नून लीग से, जिनकी तरफ से ये बात की गई थी। मैं अकरम दुरानी साहब सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मामला हुआ क्या? असफंदियार वली साहब कह रहे हैं हमें किसी ने बताया नहीं, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें किसी ने नहीं बताया, आज ही जाके करेंगे, वो पहुंच भी गए असफंदियार वली साहब। ये क्या मामला हुआ? इस तरह हुआ ना कि ये जो कुछ जमातें थी उसका तो प्रोग्राम था शिरकत का ना, तो नून वालों ने ये ऐलान करना था कि कल हम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, चूंकि मियाँ साहब की तबीयत खराब है और शहबाज शरीफ साहब कल आएंगे, और इसी तरह मेरे साथ पीपल्स पार्टी के नैर बुखारी साहब ने भी कहा कि चूंकि वहाँ पर बिलावल साहब का भी एक जलसा है तो कोशिश करेंगे कि 3 बजे तक कल हमें टाइम दे दें, चूंकि इन जमातों ने तो हमारे साथ शिरकत करनी थी ना। बाकी हमारा प्रोग्राम तो अपना है, कितने दिन है वो मौलाना साहब के रहम करम पे जिस तरह वो फरमाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी ये गलतफहमी हो गई कि उसने अपने वर्करों को बताना था कि हम शहबाज शरीफ साहब कल आएंगे, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि बाकी जलसा होगा और हमारे जो है वो कल आएंगे। जो गलतफहमी हुई है वो इस अंदाज पे हुई है। बहुत शुक्रिया। यानी कि कहना अपने कारकुनों के हवाले से था, कह दिया कि तमाम लोगों से बात हुई है। हमारे साथ फरतुल्लाह बाबर साहब भी मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। फरतुल्लाह बाबर साहब, एग्जैक्टली ये क्या हुआ कि नून लीग ने कहा कि ट्रेन हादसे की वजह से हम नहीं आज चाहते कि हो, और हमारी सबसे बात हुई है कि कल तक के लिए मौखर कर दिया गया है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से कहा गया कि वो तो आज ही आएंगे। फिर अवामी नेशनल पार्टी भी पहुंच गई। दुरानी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से उन्होंने कहा था कि आज शिरकत नहीं कर सकते। ये क्या मामला हुआ? आप लोगों को क्या कम्युनिकेट किया गया था? रहबर कमेटी की हद तक जो फैसला हुआ था और जो तमाम पार्टीज को कम्युनिकेट हुआ था वो ये था कि 31 तारीख को यहाँ इस्लामाबाद में जलसा होगा। चुनांचे तमाम सियासी जमात और उनके सरबराहान जो इस जलसे में शिरकत करने वाले थे उन्होंने अपना शेड्यूल इसी तरह तरतीब दिया। मसलन हमारे बिलावल साहब का शेड्यूल ये था कि उन्होंने 1 नवंबर यानी कल को रहीम यार खान में जलसा करना है। तो जब ये शेड्यूल सारा तय हो गया, फिर आज जब ये पता लगा कि ये तो अब कल हो रहा है, तो बिलावल साहब ने मौलाना साहब से भी बात की, हमने भी ANP से बात की। क्योंकि सबकी तैयारी थी तो ANP ने कहा कि हम तो ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए और हम तो आज अपना जलसा कर देंगे। बिलावल साहब ने भी कहा कि ठीक है, अगर आज का हमने तय किया था तो आज तो हम जलसा कर देंगे, अलबत्ता कल जो है 1 नवंबर को चूंकि उनका रहीम यार खान में है, तो उन्होंने मौलाना साहब से कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं रहीम यार खान के जलसे को 1-2-3 घंटे के लिए डिले कर दूं, लेकिन मुझे बहरहाल कल रहीम यार खान भी जाना है। तो आज रात की तो हमारी पार्टिसिपेशन है, बिलावल साहब की भी। कल जो होगा तो कल चूंकि ये फैसला हुआ था कि इस जलसे में रहबर कमेटी के मेंबरान के लेवल की अटेंडेंस होगी, तो उसमें कल वाले जलसे हैं हमारे रहबर कमेटी के मेंबरान जरूर होंगे। बिलावल साहब ने कहा है कि मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी कल के जलसे में भी कुछ देर के लिए शिरकत कर सकूं। ये आम बात है कि आप कह रहे हैं कि आज रात भी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे मौलाना फजल रहमान के पहुंचने के बाद। अब देखते हैं क्या होता है। साथ ही बताइएगा कि ये ऐलान जो था आप लोगों से मुशावरत के बाद नून लीग का ऐलान सामने आया या पहले सामने आ गया था, बाद में आप लोगों से मुशावरत की गई है? पहले ऐलान जो हुआ वो नून लीग की तरफ से हुआ था। मेरा ख्याल ये है क्योंकि नून लीग की तरफ से जो ऐलान था वो मैंने टेलीविजन पर देखा, तो हमें जरा थोड़ा सा ताज्जुब हुआ क्योंकि उस वक्त हमें कोई इत्तला नहीं थी। लेकिन बहरहाल फिर जब सबसे बात हो गई तो फिर पता लगा कि ठीक है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसको इस तरह एड्रेस किया जाएगा। तो अब लेटेस्ट पोजीशन ये है
कि कल के जलसे में तमाम लीडरान भी शिरकत करेंगे जो अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक कर सकें, और अगर वो तमाम लीडरान शिरकत न कर सकें कल के जलसे में, तो फिर जिस तरह पहले फैसला हुआ था कि रहबर कमेटी के मेंबरान की सतह पर कल के जलसे में शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल नून लीग ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछेंगे कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से तासुर उभरा कि नून लीग या शहबाज शरीफ साहब इस मामले से पीछे हट रहे हैं। मगर अहमद सुबहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना के काफिले के साथ हैं वो। अहमद सुबहान, इस वक्त कहाँ क्या सिचुएशन है मौलाना फजलुर रहमान के काफिले की? इस वक्त कारकुनान उनके अपने हैं, दूसरे भी साथ हैं, कहाँ पहुंचे हैं? जी, मौलाना फजलुर रहमान जो शाम में 4 बजे गुजर खान से निकले थे, रात से ही हम गुज़िश्ता रात से ही देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जब लाहौर से निकले और गुजर खान पहुंचे तो यहाँ पर जिस तरह से उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया, और फिर गुजर खान से निकल के इस्लामाबाद पहुँचने का जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टोटल सफ़र है, जिसे अब तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है मौलाना फजलुर रहमान को। अब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल तो हो चुके हैं, अलबत्ता अभी भी मेन सिटी से काफ़ी पीछे हैं। कोराल से थोड़ा सा पहले अभी इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान और उनका कंटेनर मौजूद है। मुख्तलिफ मुकामात पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जब गुजर खान से निकले तो गुजर खान के एग्ज़िट पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, उसके बाद मंदरा में, फिर रवात में, इसके बाद इस्लामाबाद में भी उनका इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग शामिल हैं, लेकिन इसमें हमें JUIF के कारकुनान की बेतहाशा तादाद दिखाई दे रही है। चंद एक कारकुनान मुस्लिम लीग नून के भी इनके साथ शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ 1-2 मुकामात पर गुजर खान और जेला में हमें चंद झंडे दिखाई दिए, लेकिन कोई बड़ा एहतमाम नहीं किया गया। किसी भी जगह कोई पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो किसी भी जलसे पे या किसी भी इस्तकबालिया कैंप पर दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी लीडर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से और प्रेसिडेंट हैं इस डिवीज़न के मलिक इब्रार साबिक एमएनए, वो दोपहर से ही मौलाना फजलुर रहमान के साथ मौजूद थे। और फिर जिस तरह से जो मुज़ाकराती टीम थी रावलपिंडी की, जिसमें DC रावलपिंडी और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, जिनकी एक कोशिश थी, और फिर वो मौलाना ने उनकी इस अपील को मानते हुए रावलपिंडी में दाखिल होने के बजाय टी चौक से इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे का ही रास्ता अपना लिया, जिसके बाद अब वो अपना रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक्सप्रेस हाईवे पे सफ़र जारी रखे हुए, और यहाँ से वो H9 में रात के अब से तकरीबन 2 घंटे का, अब तक जो हमने टाइम देखा है उसके मुताबिक 2 घंटे का कम अज़ कम भी वक्त उन्हें लगेगा H9 के पंडाल में पहुँचने पर। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान। 12:30 बजे तक तकरीबन बता रहे हैं, 2 घंटे बाद मौलाना फजलुर रहमान पंडाल में पहुंचेंगे, जहां पर हमें अभी फरतुल्लाह बाबर साहब ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज रात पहुंचेंगे और कल भी वहां शिरकत करने की कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी कहती है हमें बताया नहीं, पहुंच गए असफंदयार वली साहब। अकरम दुरानी साहब कह रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम से कि आप लोगों ने सिर्फ अपनी पार्टी के लिए अनाउंस करना था, आपने सबके लिए कर दिया, पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता था। असद, तो ये सारा का सारा आप लोगों ने अनाउंस करके मिसअंडरस्टैंडिंग फैला दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बयान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जारी किया गया है, ये अकरम दुरानी साहब के मशवरे पर जारी किया गया है, और मैं आज खुद सुबह से उनके साथ राब्ते में था और हम जानना चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को कब पहुंचना चाहिए। क्या वो आज रात को पहुंचें, उन्हें ख़िताब करना होगा, या उनके हमें कुछ इतलात मिल रही थी कि शायद जो मरकज़ी कायदीन JUI के हैं वो कल जुमे के बाद ख़िताब करेंगे। क्योंकि अभी तक आप देखिए कि मौलाना का काफ़िला जलसेगाह तक नहीं पहुंच सका, वो अभी रोड के ऊपर ही हैं। तो इसके नतीजे में हमें अकरम दुरानी साहब की तरफ से कहा गया कि आप शहबाज शरीफ साहब को इतला कर दें कि वो कल जुमे के बाद तशरीफ़ लाएं। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर हमने कल जुमे का ऐलान किया था, ताकि हमारे जो काफ़िले आ रहे हैं उनको इस हवाले से इतला हो जाए। और जैसे मैंने कहा कि ये तमाम कायदीन इस वक्त अपने काफ़िलों में है, और जैमर्स के नतीजे में इंटरनेट और टेलीफोन हर वक्त बैक वक्त सबको दस्तयाब नहीं है। तो थोड़ी बहुत उसमें कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब सबका एक पेज ही है। JUIF ख़ुद भी अपने हैंड आउट में कह चुका है कि जो मरकज़ी कायदीन है वो आज़ादी मार्च से कल जुमे के बाद खिताब करेंगे।
ऐसे बात साहब, अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, अकरम दुरानी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा था, अब पता नहीं किसने कहा था। बहरहाल कन्फ्यूजन हो गई और कन्फ्यूजन का एक पस मंज़र है जिसकी वजह से नून लीग के हवाले से सवालात उठे, और वो पस मंज़र शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत को लेकर है। शुरू से तासुर है कि वो एहतजाज नहीं करना चाहते, एहतजाज में शामिल नहीं होना चाहते, और नवाज शरीफ साहब ने भी बाद में उन्हें पब्लिकली ये बात कहनी पड़ी कि मौलाना फजल रहमान के धरने में बाकायदा तौर पर शिरकत करनी चाहिए हमें, एहतजाज में, मार्च में। साथ में फिर उन्होंने ख़त भी लिखा और वो भी शेयर उनको करना पड़ा। फिर शहबाज शरीफ साहब लाहौर में वेलकम नहीं करने गए, वो मिले भी नहीं मौलाना फजल रहमान से, मरकज़ी क़यादत भी आपकी नज़र नहीं आई लाहौर में, ना ही लाहौर से निकलते हुए आप लोग मौलाना फजल रहमान के साथ थे। तो इसलिए तासुर उभर रहा है कि नून लीग हिचकिचा रही है या कोई और मामला है जिसकी वजह से शिरकत नहीं कर रही है भरपूर अंदाज में। वो तो देखिए ना, मीडिया ने कुछ अपनी ख़बर बनानी होती है, वरना ऐसी हकीकत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आज शाम भी आने के लिए तैयार थे, और इसीलिए मैंने ख़ुद अकरम दुरानी साहब से रब्ता किया कि हमें बता दीजिए कि उन्होंने आज शाम को शरीक होना है या कल जुमे के बाद शरीक होना है। और जब JUIF की तरफ से जुमे के बाद का इंदिया दिया गया तो हमने उसके मुताबिक किया। बाकी लाहौर के अंदर हमारी तमाम सीनियर लीडरशिप रात गए तक, जब JUIF का कारवान लाहौर पहुंचा है तो सुबह 4 बजे तक हमारे तमाम लाहौर के MNAs MPAs उनके साथ रहे, उनका इस्तकबाल किया और भरपूर इस्तकबाल किया। वो बदकिस्मती से हमारे चैनल्स ने दिखाया नहीं, सिवाय एक चैनल के। अगर वो तमाम चैनल्स कवर करते तो इस किस्म का शायबा कदन पैदा ना होता कि वहाँ पर कोई हमारी तरफ से कमी थी। सब जब फिर आप लोग कह भी रहे हैं कि हुकूमत गिरानी है, तो ये जो आप लोगों के दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्या इसलिए है कि अगर आपको अपनी तरफ से आप कह रहे हैं हमारी पूरी पार्टिसिपेशन है, जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा उस पर सवालात उठ रहे हैं कि आप लोगों को खुद भी नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान आखिर में चाहते क्या हैं, उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को परसू करने के लिए वो जाएंगे किस हद तक और कहाँ जाके वो पीछे हट जाएंगे, मौलाना का प्लान आपको नहीं पता, इसलिए आप लोग क्लियर नहीं। देखिए, मौलाना ने हमें आज़ादी मार्च में शमूलियत की दावत दी थी जब वो लाहौर तशरीफ़ लाए थे, और नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपने ख़त के अंदर हमें बहुत वाज़ेह हदायत दी थी कि 31 अक्टूबर को उनके प्रोग्राम में हम भरपूर तरीके से शिरकत करें। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ़िले तूलो अर्ज़ से यहाँ पहुँच चुके हैं, और अब अगला जो उनका मरहला है वो ख़ुद उनकी क़यादत कह चुकी है कि वो यहाँ पहुँचने के बाद मुशावरत के बाद उसका ऐलान करेंगे, और हमसे भी और दीगर अपोजिशन जमातों से भी वो मुशावरत करेंगे। एक बात पे सब जमातों का इत्तफ़ाक़ है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, चाहे ANP है, चाहे कौमी वतन पार्टी है, चाहे PK मैप है या दूसरे MMA की जमातें हैं, कि ये हुकूमत को फ़ौरन जाना चाहिए। जितनी देर इस हुकूमत को बर्दाश्त किया जाएगा, जितनी देर इस मईशत की गिरावट को बर्दाश्त किया जाएगा, हम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सनतें बंद हैं, ज़राअत किसान परेशान है, मज़दूर परेशान है, मार्केट्स बंद हैं, ताजर परेशान है, इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है। तो इस हवाले से हम सब में इत्तफ़ाक़ है कि हमें ऐसे रास्ते का इंतखाब करना है कि जिससे आइन के अंदर, इस निज़ाम के अंदर रहते हुए हम इस हुकूमत को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर सकें, या इस जैसे भी आपने देखा लबनान में क्या हुआ, अवामी दबाव था और बिल आखिर वज़ीर आज़म को उस दबाव के आगे सर ख़म तस्लीम करना पड़ा। ये तो कहते थे 50 आदमी आके गो नियाज़ी या गो इमरान का नारा लगा देंगे तो मैं घर चला जाऊँगा। आज पूरा मुल्क इनके खिलाफ नारे लगा रहा है, पूरा मुल्क इनके खिलाफ। लबनान में जो हुआ वो एक दिन का एहतजाज या 2 दिन का मार्च नहीं था ना, लबनान में मुसलसल एहतजाज हो रहा था जिसके नतीजे में साद हरीरी को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तो मौलाना कह रहे हैं मैं बैठूंगा, आप लोग एक दिन के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप अनाउंस नहीं कर रहे और आप लोगों को प्लान ही नहीं पता, या फिर आपको मौलाना का प्लान नहीं पता, तो वो तो वहां पर तो एहतजाज करने वाले क्लियर थे, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है। आप लोग तो क्लियर नहीं है। जी, कल हम मुशावरत करेंगे, हमारी पार्टी की भी मुशावरत होगी और मौलाना साहब जब पहुँचेंगे तो उनसे भी मुशावरत करेंगे। उसके बाद फिर हमारी पार्टी मज़ीद अगले लाएअमल का फ़ैसला करेगी। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आप सियासत में जो ऊपर नीचे नशीबो फराज जो भी चीज़ें होती हैं आपने अच्छी तरीके से देखी हैं। नून लीग बज़िद है कि हम शिरकत भी कर रहे हैं, डील के तासुर को भी वो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आपको लगता है कि जो नून लीग पर तनकीद हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वज़न है या फिर ऐसा नहीं है? इस वक्त जो सियासत है नून लीग की, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, 2 बयानिए, क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं सारे मामले को भी?
शाहज़ाद साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, सियासत जो है वो शतरंज का खेल है, ये कुश्ती तो है नहीं, उसमें बहुत कुछ दाव पेच लड़ाने पड़ते हैं। और मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हर चीज़ वो नहीं है जो कि नज़र आ रही है, तो कुछ ना कुछ पसे पर्दा भी चल रहा है और चलता रहता है। असल में इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने मौलाना के आज़ादी मार्च के साथ पंजाब में जो रवैया रखा है वो एक ताज्जुब का बायस बना है। लोग ये समझ रहे थे कि हर शहर में कम से कम कारकुन इकट्ठे होंगे, लीडर इकट्ठे होंगे और भरपूर इस्तकबाल करेंगे मौलाना का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मौलाना एक किस्म से रूखे रूखे से पंजाब की हदूद से निकल गए। मगर अब कहा जा रहा है कि एक बड़ा जलसा जो है होगा और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे, मौलाना के दाएं खड़े होंगे। तो गोया मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी ताकत बचा के भी रख रही है, ये एहसास भी दिला रही है कि उसने अपनी ताकत जो है पूरी की पूरी झोंक नहीं दी और मौलाना के साथ खड़ी भी है। तो जाहिर है कि इसके कुछ ना कुछ असरात ज़रूर होंगे और वो समेटने की ख्वाहिश भी होगी। मतलब आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल में कम से कम ये बात तय है कि एक बात क्लोज ट्रांजैक्शन है कि जी वजीर आजम ने और हुकूमत ने कहीं नहीं जाना, मौलाना फजलुर रहमान कुछ भी करें और नून लीग उनके साथ मिलकर कुछ भी करे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश है? देखिए, ये तवक्को लगानी तो बहुत मुश्किल होगी कि एक हल्ले से वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफ़ा पेश कर देंगे या हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, इस तरह के धरनों से और इस तरह के मार्च से हुकूमत जानी भी नहीं चाहिए। मैं तो असूली तौर पर इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन हुकूमत इसके कमज़ोर ज़रूर होगी। और आप ये देखिए कि जो सहूलत डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को और इमरान खान साहब को हासिल थी कि 24 घंटे उनकी एक एक बात नशर होती थी, जो उनका मैसेज था वो दूर और नज़दीक पहुँच रहा था। तो धरने के ज़रिए उन्होंने जितने अपने मुखालफिन के लत्ते लिए और उनके ख़िलाफ़ जो जो इल्ज़ामात लगाए उसके बड़े असरात मुरतब हुए थे। मौलाना को और उनके हामियों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। मैं नहीं समझता उनकी लाइव कवरेज इस तरीक़े से होगी और जो उनका मार्च था उसकी भी लाइव कवरेज उस तरीके से नहीं हुई, बस चंद लम्हों के लिए मंजर दिखाया जाता था। तो इसलिए वो तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए कि उनका पैगाम भी कोई इस तरीके से पहुंचेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने हुकूमत को कमज़ोर किया है और नफसियाती तौर पर जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको सोचने पर मजबूर भी किया है कि अपोजिशन से कोई मामला करना पड़ेगा, एक तरफा गाड़ी नहीं चलेगी। अगर एक पेज पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपोजिशन के वजूद से इनकार कर दें और जिस तरह चाहे उसको हाँकते रहें। आप देखिए, जो हमारे ताजर और सनतकार हैं वो जब चीखो पुकार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पहुँचते हैं और वज़ीर आज़म के पास पहुँचते हैं, उनके लिए कमेटियाँ बनती हैं। और ये जो बेचारे पॉलिटिशियंस हैं, ये कोई लेसर गॉड के बेटे हैं कि इनको कोई पूछता नहीं है। जिस तरीके से मुकदमे इन पर कायम हो रहे हैं, जिस तरीके की कार्रवाइयाँ इन पर हो रही हैं, जिस तरीके से सी क्लास में रखने और सौबत में मुब्तला करने के एक फैसले किए जा रहे थे, तो वो मामला जो है आगे नहीं बढ़ सकेगा। और हुकूमत को भी और मुख्तदर हलकों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो एक पेज पर हैं तो फिर जो इंतकामी कार्रवाई होगी, जो अपोजिशन का नातका बंद होगा, तो उसके असरात उन पर भी होंगे और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मेरा ख्याल एक मैसेज जो है बड़ा पूरी शिद्दत के साथ दे दिया गया है और पहुंच भी गया है। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आज पहली दफ़ा वज़ीर दाखिला ने बाकायदा तौर पर अवाम को बताया कि वज़ीर आज़म ने उनको इस धरने के हवाले से क्या हिदायत जारी की हैं, मगर जो हिदायत उन्होंने वज़ीर आज़म की आवाम को बताई, उन हिदायत पर कुछ सवालात उठते हैं, अहम सवालात उठते हैं इस मुल्क के हवाले से, इस मुल्क के आईन और कानून के हवाले से। वो सवालात आपके सामने रखेंगे। एक दफ़ा फिर आपको पिंडाल भी लेकर जाएंगे, वहाँ पर इस वक्त क्या माहौल है वो भी आपके सामने रखेंगे। एक फैसला जिसे तहरीक इंसाफ नापसंद करती रही, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने 2 नज़रसानी की अपीलें दायर की। एक फैसला
जिससे एक अदालती तनाज़ा खड़ा हुआ जो अब तक बरकरार है। अब आज़ादी मार्च के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसी फैसले का सहारा ले रही है। आज वजीर दाखिला एजाज शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजीर आज़म ने कहा है कि मौलाना का मार्च अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में होगा तो उसे नहीं रोका जाएगा। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने खुद मार्चेस किए हैं, मैं मौलाना साहब को स्टॉप नहीं करूंगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इन द हिस्ट्री, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि वो मार्च करें, इसके ऊपर 2 कोर्ट्स के डिसीजन, एक सुप्रीम कोर्ट का काजी ईसा का और एक डिसीजन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। सो अकॉर्डिंग टू दो डिसीजन ही इज मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उनका मुंह बंद हो गया जब प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसीजन दिया कि नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप मौलाना साहब, ही कैन कम टू इस्लामाबाद, लेकिन इन 2 डिसीजन की रोशनी में वो आएंगे। ये वजीर आजम का मौक़िफ़ बता रहे थे वजीर दाखिला। अब हुकूमत एहतजाज के उसूलों के लिए उस फैसले का हवाला दे रही है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक तहरीर किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले में तहरीक इंसाफ की भी सरजनिश की गई थी, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ड्रामाई अंदाज में 2 नज़रसानी की अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के किरदार पर सवाल उठाया था। अब तहरीक इंसाफ आज़ादी मार्च में किसी गैर कानूनी काम को रोकने से मुतालिक उसी फैसले को जवाज बना रही है। बनाना भी चाहिए, क्योंकि बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अब तक बरकरार है और इंतजामिया को उसी पर अमल दरामद करवाना होगा। लेकिन इस फैसले में तहरीक इंसाफ से मुतालिक क्या बातें लिखी गई थी उसका भी जायजा ले लेते हैं। 2 फरवरी 2019 को काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना केस में 43 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी किया था। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद तहरीर किया था। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा था कि जिस शख्स को भी हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत थी वो उस धरने में शामिल हो गया। खुफिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद, एजाजुल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के उलमा विंग ने ऑडियो पैगामात रिलीज किए। गैर जिम्मेदाराना सियासतदानों की तरफ से तशद्दुद पर उकसाने वाली तकारीर की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में फिर 3 मुख्तलिफ एहतजाजों का जायजा लेते हुए लिखा कि तहरीक लब्बैक की लीडरशिप ने यह जरूर देखा होगा कि 12 मई 2007 को कराची में दिन दिहाड़े मासूम लोगों को कत्ल कर दिया गया और इस कत्ले आम के जिम्मेदारों को सजा भी नहीं मिली। तहरीक लब्बैक ने यह भी देखा होगा कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने रेड जोन पर कई महीनों तक अपना कैंप लगा लिया और उन्हें जुडिशल कमीशन बनवाने में कामयाबी भी हासिल हो गई, मगर उसी कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इलाके की सफाई और उसकी बहाली के लिए तलाफी तो दूर की बात है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो माफ़ी तक नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ को मुफ्त की पब्लिसिटी मिलती रही। ये वो फैसला था जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने 2 नज़रसानी की अपीलें दायर की और जस्टिस फाइज ईसा इस फैसले के बाद अचानक एक शिकायत उनके खिलाफ भी सामने आई और बाद में सदर पाकिस्तान की तरफ से उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो गया। जबकि जस्टिस फाइज ईसा के वकला समझते हैं कि सदर पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस की बुनियाद ही फैज़ाबाद धरने का फैसला है और ये बात बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान उठाई गई। 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस फाइज ईसा के वकील ने अदालत में दलाइल देते हुए फैज़ाबाद धरने का फैसला पढ़कर सुनाया। उन्होंने 10 रुकनी बेंच को बताया कि फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ 8 नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई। उनमें तहरीक इंसाफ, MQM, वजारत दिफा और शेख रशीद ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। ये तमाम नज़रसानी की दरख्वास्तें बाहिमी मुशावरत से दायर हुई। काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक का कहना था कि तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त वजारत दिफा की दरख्वास्त से ज़्यादा सख्त है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के कितने अरसे बाद रेफरेंस दायर हुआ, जिस पर मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को सुनाया गया और 10 अप्रैल 2019 को वही डोगर की शिकायत मौसूल हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या नज़रसानी दरख्वास्त में जज के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था। जवाब में मुनीर मलिक का कहना था कि 7 माह से नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत ही नहीं हुई है। वज़ीर कानून का ताल्लुक भी MQM से है। तहरीक इंसाफ के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। इत्तेहादी जमातों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुश्तरका कोशिश की, जबकि फैज़ाबाद धरना केस फैसला 2 रुकनी बेंच का था। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है दरख्वास्त गुजार चाहते हों कि जस्टिस फाइज ईसा नज़रसानी केस ना सुने। कि अदालती फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दायर हो सकता है,
जवाब में मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि वजीर कानून जानते हैं कि जज को किस अंदाज में नहीं हटाया जा सकता। इस मौके पर जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए कि लगता है दोनों जमातों के वकला ने ड्राफ्ट का तबादला किया है, दोनों जमातों ने कंप्यूटर भी एक ही इस्तेमाल किया है। ये 10 अक्टूबर की समाअत इंतहाई अहम समाअत थी, जिसमें रेफरेंसेस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में जस्टिस फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने अदालत में दलाइल दिए और कहा कि रेफरेंस बदनीयती पर दायर किया गया, जिसकी बुनियाद फैजाबाद धरने का फैसला था। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौलाना के आज़ादी मार्च के लिए जस्टिस फाइज ईसा के उसी फैसले का ही इस्तेमाल कर रही है। फैसले का इस्तेमाल करना भी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही कानून है, मगर इसी फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकती कि हमने जो एहतजाज किया वो धरना दिया था वो ठीक था। तहरीक इंसाफ ये कहकर एहतजाज को नहीं रोक सकती कि हम ठीक थे, अब जो मौलाना कर रहे हैं वो गलत है। जो तहरीक इंसाफ ने किया वो गलत था, वो उन्हें मानना पड़ेगा, और अगर मौलाना कुछ ऐसा करेंगे तो वो भी गलत होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी समझती है तो इस फैसले में बहुत सी हिदायत शामिल थी। हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई थी, आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। लेकिन हुकूमत सिर्फ फैसले के एक ख़ास हिस्से पर अमल करने में ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है, जबकि फैसले के दीगर हिस्सों पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। साथ ही हुकूमत फैसले के हिस्से पर अमल दरामद करते हुए सिर्फ मौलाना के मार्च को और धरने को देख रही है, अपने मार्च और धरने को गलत तस्लीम नहीं कर रही। दूसरी तरफ एक और अहम मामले पर आज वज़ीर दाखिला ने बात की, जिस पर बहुत ज़्यादा कयास राइयाँ हो रही हैं, और वो मामला यह है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाएंगे या नहीं, कोई डील हो रही है या नहीं। जब इस किस्म के सवाल सहाफ़ियों की तरफ से किए गए तो वज़ीर दाखिला का कहना था, उन ECL के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया, तो उनका क्या कहना था, ज़रा देखिए। बंदे की लड़ाई, बंदे की सियासत उसी वक्त तक किसी से हो सकती है जब वो जिंदा हो। तो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ठीक है। और दूसरा, आप ECL पर कर रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड चेक किया, हमने तो नहीं डाला हुआ ना वो है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का नाम ECL में ना उन्होंने डाला और ना इस वक्त ECL में है। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हुकूमत ने, अदालत ने तो नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और वज़ीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि उनका नाम हमने ECL में नहीं डाला और ना ही नवाज शरीफ का नाम ECL में है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद गिशोरी से। ज़ाहिद गिशोरी, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, आपके ज़रा इस हवाले से क्या कहते हैं? वज़ीर दाखिला ने बहुत बड़ा दावा कर दिया आज। शाहजेब, जो हमारी तहकीक है उसके मुताबिक नवाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे मौजूद है, और मैं आपको पूरी अथॉरिटी से बता सकता हूं कि आज रात 8 बजे तक एक्टिव ECL पे उसका नाम मौजूद था, ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे बल्कि वजारत दाखिला में भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो पिछली 3 मीटिंग्स हुई हैं वफाकी काबीना की, उसमें एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से कोई भी केस डिस्कस नहीं किया गया है और ना ही नवाज शरीफ का केस डिस्कस किया गया है। और जो मौजूदा रूल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला भी है, उसमें वजारत दाखिला या वज़ीर दाखिला एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से किसी का नाम ना ही डाल सकते हैं ना ही रख सकते हैं। तो जब वजारत दाखिला के कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि ये बातें चल रही हैं कि उनका नाम हटाया गया है, क्या कोई ऐसी समरी मूव की गई है, अब हमारी तहकीकात में ना ही नवाज शरीफ की फैमिली की तरफ से किसी अदालती फोरम में ऐसी दरख्वास्त की गई है कि उनका नाम ECL से हटाया जाए, और ना ही वजारत दाखिला में कोई ऐसी समरी तैयार की गई है जो कि कैबिनेट को भेजी जाए। मेरी कम से कम 3 वफाकी वज़रा से बात हुई है। मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूँ कि कोई कैबिनेट में ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि नवाज शरीफ का नाम हटाया जाए। जबकि उसके पस मंज़र में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 अगस्त 2018 को, जो कि फेडरल कैबिनेट पहली मीटिंग थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसमें 5 लोगों के ECL पे नाम रखने की सिफारिश की गई थी। हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, मरियम नवाज़ शरीफ, नवाज़ शरीफ और इसाक डार की। उसके बाद से ये केसेस क्योंकि अदालतों में हैं, और अक्टूबर को एक ऐसी मेरे ज़राए का ये कहना है कि अक्टूबर 2018 को शरीफ फैमिली की तरफ से 3 लोगों के लिए नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर का नाम ECL से हटाने के लिए एक दरख्वास्त दी गई थी वजारत दाखिला में, और वजारत दाखिला ने वो दरख्वास्त अपने पास रखी, उस पर काम वो करते रहे, और फरवरी 2019 को इसी साल उन्होंने ये दरख्वास्त बाकायदा रिजेक्ट कर दी थी इस बुनियाद पे क्योंकि ये तमाम केसेस अदालतों में हैं। जब तक कि किसी अदालत का ऐसा फैसला नहीं आता है, आपको अदालती फोरम पे जाना चाहिए ये नाम हटाने के लिए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज
शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया आज़ाद। गिशकोरी इस हवाले से बता रहे हैं, वज़ीर दाखिला ने कहा मैंने चेक कराया है, ना हमने नाम नवाज शरीफ का ईसीएल में डाला है, ना ही उनका नाम ईसीएल में है। मगर जाहिद गिशकोरी कह रहे हैं कि उनके ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जिन केसेस के हवाले से वो कहते हैं उस पर एनआरओ को देने का उनका इख्तियार नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस नैब में हैं, कुछ केसेस अदालत में हैं, आज़ाद इदारे हैं, और अगर नैब आज़ाद इदारा है तो वो दे नहीं सकते। मगर ये चीज़ तो वज़ीर आज़म के हाथ में है। वज़ीर आज़म की अपने काबीना के रुकन कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में ना हमने डाला है ना है, मगर जाहिद गिशकोरी बता रहे हैं कि नाम तो ईसीएल में है। तो ये क्या हुकूमत कह रही है, क्या हुकूमत कर रही है? प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आपको फिर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला रहीम यार खान में आज सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया, जिसमें 70 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए और मुतादिद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस में रहीम यार खान में लियाकतपुर के करीब वो पहुंची और हुक्काम के मुताबिक ट्रेन में आग गैस सिलेंडर फटने से लगी, जिसकी लपेट में 3 बोगियां आ गई। हादसा कैसे हुआ, वजूहात क्या थी, जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से जब मीडिया नुमाइंदों ने वफाकी वजीर रेलवे से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हादसा मुसाफिरों की गलती से हुआ। तबलीगी जमात के अफराद को गार्ड्स ने सिलेंडर पर खाना पकाने से रोका था, उस वक्त वो रुक गए। बाद में उन्होंने फिर सिलेंडर जला लिया। जब वजीर रेलवे से यह सवाल किया गया कि इमरान खान माजी में कहते थे कि हादसे पर रेलवे के वजीर को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए, तो क्या आप भी इस्तीफ़ा देंगे? उस पर उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा मेरा मसला नहीं है, इसका जवाब मैं इतवार को दूंगा। मेरा इस्तीफ़ा कोई मसला नहीं मेरी जान, मैं इतवार को इस पे जवाब दूंगा। सारे को इकट्ठा हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाएं, इतवार को मैं जवाब दूंगा। शेख रशीद ने यह भी कहा कि मेरे दौर में सबसे कम हादसात हुए हैं। माजी में होने वाले ट्रेन हादसों पर तहरीक इंसाफ वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा करती थी। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया की मिसालें देकर कहते थे कि दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई ट्रेन हादसा हो जाए तो उस पर वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। कोई जिम्मेदार है इसका। एक तो होता है ना हादसा कि जिसमें मसलन जल्जला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाज़ा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। इमरान खान के हुकूमत में आने के बाद 11 जुलाई 2019 को जब रेलवे हादसा पेश आया था, उस वक्त इमरान खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि मैंने रेलवे के वजीर को कहा है कि दहाइयों से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़रअंदाज करने के हवाले से इकदाम करें और सेफ्टी स्टैंडर्ड को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म के इन अहकामात पर क्या अमल हुआ? क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड को यकीनी बनाया गया? अगर ऐसा है तो दोबारा हादसा क्यों पेश आया? किसने सिलेंडर ट्रेन में ले जाने दिया, फिर उसको जलाने दिया? जहाँ तक वज़ीर रेलवे का दावा है कि उनके दौर में रेलवे हादसा कम हुए हैं, तो रेलवे हादसा से मुताल्लिक इदाद-ओ-शुमार कुछ और बता रहे हैं। गुज़िश्ता 14 माह के दौरान रेलवे के 92 छोटे बड़े हादसा हो चुके हैं और तकरीबन 110 से ज़ायद अफराद इन हादसा में जाँ बहक हो चुके हैं। 2013 से अब तक 574 रेलवे हादसा हुए हैं। 2013 में 75, 2014 में 70 हादसा हुए, 2015 में 104, 2016 में 89 हादसा हुए, 2017 में 78 और 2018 में 67 रेलवे के हादसा हुए, जबकि गुज़िश्ता 14 माह में 92 रेलवे के हादसा हो चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो वज़ीर रेलवे का ये दावा दुरुस्त नहीं है कि उनके दौर में हादसात में कमी आई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात के बाद कहते हैं कि मैंने हिदायत कर दी है, अब ये वाक़यात दोबारा ना हो, इसके लिए यकीनी बनाया जाए। मगर अपनी ख़ुद एहतसाबी की और बेहतरी की कम ही मिसालें नज़र आ रही हैं तहरीक इंसाफ में, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात होगी।